नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के इस वीडियो क्लास में। आज हम भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेसन है वो है यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1, भारत में लोक सेवा वितरण। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे मिस मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। और इस चैप्टर में मैंने उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो है लोक सेवा का क्या अर्थ है, तो मैं बताया तो लोक सेवा यानी लोगों की सेवा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना हो, तो इसे लोक सेवा की उपाधि दी गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके हेडिंग से ही पता चला कि लोक सेवा का अर्थ है लोगों की सेवा, यानी सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना को लोक सेवा योजना या लोक सेवा कहते हैं, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य जन साधारण का हित करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें लोक सेवा के इतिहास की, तो लोक सेवा का जो इतिहास है वो 1841 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। और ब्रिटेन ने उस समय अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असैनिक होते थे ना, उसके लिए उन्होंने लोक सेवा शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि असैनिक का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। अब मैं आपको समझा दूँ, किसी भी देश के सेवा क्षेत्र में दो तरह के लोग लगे होते हैं। एक सैनिक जो हमारे देश की सेवा करते हैं, दूसरा असैनिक, वो भी सेवा करता है। अब तो सैनिक और असैनिक में फ़र्क क्या है कि सैनिक वो होते हैं जो हथियारों के माध्यम से हमारे देश की जो रक्षा है वो करते हैं। और असैनिक मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो सेना की तरह हमारे देश की रक्षा तो नहीं करता, लेकिन सेवा वो जरूर करता है। जैसे आप मान लो, ये जो हमारे प्रशासन के जो भी अंग है, जिसे आप IAS, IPS अफसर के रूप में जानते हो, या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो सरकार के प्रशासन व्यवस्था को चलाने में अपना सहयोग देते हैं, इनको असैनिक कहा जाता है। यानी सैनिक जो सेना में होते हैं और दूसरा असैनिक जो प्रशासन को कंट्रोल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोक सेवा का जो शब्द है ना, वो असैनिक के लिए यूज किया जाता है ना। अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि भारत सरकार के अंतर्गत लोक सेवा वितरण का क्या अर्थ है। तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे भारत के नागरिकों की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी आवश्यकता भी बढ़ती गई, लेकिन संसाधन तो सीमित थे। अब सीमित संसाधनों से इन असीमित लोगों की आवश्यकता पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ऐसे समस्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की शुरुआत की, जिसे लोक सेवा कहा गया। सार्वजनिक सेवा में आता है जैसे राशन कार्ड उपलब्ध करवाना, इसके अलावा उज्ज्वला योजना आ गया, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, इसके अलावा बिजली कनेक्शन आ गया, इसके अलावा स्वच्छ भारत की जो योजनाओं में जिसमें सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जाती है, ये भी लोक सेवा वितरण के अंतर्गत आता है। यानी अगर हम समझने का इसको प्रयास करें तो हमें यह पता चलता है कि लोक सेवा का अर्थ है ऐसी योजनाएं शुरू करना जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना है। और गरीब वर्ग, जो समाज के पिछड़े वर्ग है, जो अपनी आवश्यकताओं से और अपने न्यूनतम जरूरतों से वंचित रह जाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। आगे देखते हैं। आगे है लोक सेवा वितरण के अंतर्गत भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की थी। चलिए एक बार इन योजनाओं पर हम नज़र डालते हैं। पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने जनता और लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाया कि सरकार के किसी भी विषय पर, सरकार से जुड़े हुए किसी भी विषय पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊँ तो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो आपके गांव में सड़कें बन रही है, अब आप ये पता लगाना चाहते हो कि सरकार इन सड़कों के लिए आपके गांव की पंचायत को कितना पैसे दिया है, तो इसे भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI के जरिए जान सकते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आरटीआई के जरिए सभी प्रकार की जो सरकार के द्वारा जो सभी प्रकार की जो स्कीम चलाई जा रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, या जो विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबसे जुड़े इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन कभी भी हम सेना से संबंधित, हथियारों से संबंधित और परमाणु हथियारों से संबंधित विषयों पर या रक्षा विषयों पर हम सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। आगे है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इसका उद्देश्य है कि सभी जनता जो सरकारी सेवाओं से वंचित रह गए उन तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाना जो उनके लिए शुरू किया गया है। अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये एक इंटरनेट पे चलने वाली एक वेबसाइट है जहाँ पर सरकार जनता को ये सूचना देती रहती है कि अभी सरकार ने उनके लिए कौन कौन से स्कीम चलाए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है पॉइंट नंबर 3, डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया जो है ना, ये सूचना से संबंधित भारत सरकार का एक प्रयास है जिसमें भारत सरकार ने अपने सभी स्कीम को और सभी योजनाओं को ऑनलाइन जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप सब जानते होंगे कि डिजिटल इंडिया के तहत जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, इसके अलावा गैस बुकिंग, मतलब ऐसा सभी काम जो आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर और अपने लैपटॉप से कर सको, ऐसी योजना को सरकार ने डिजिटल योजना का नाम दिया था। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे है पॉइंट नंबर 4 जो है सेवोत्तम। सेवोत्तम मैं मतलब समझा देता हूँ। ये एक ऐसी योजना है जिसमें भारत सरकार जनता को जो भी सरकार से संबंधित शिकायतें या किसी भी योजना से संबंधित शिकायतें, उसका निवारण सरकार इसके माध्यम से करती है। इसमें जनता की शिकायतों को दूर करना और जनता के लिए अलग अलग नई योजनाओं से संबंधित सूचना देने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है नागरिक संहिता। अब ये जो नागरिक संहिता है ये भी एक तरह से लोगों की शिकायतें दूर करता है, ठीक है ना। ये लोगों की शिकायतें दूर करके सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शी मतलब निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाता है। तो ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको भी आप समझ के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको देख लेना है। इसके बाद आता है लोक शिकायत निवारण तंत्र। ये भी मतलब इन सबके कॉन्सेप्ट एक ही जैसे है, बस इसमें कुछ कुछ बातें अलग है। तो इसे आप खुद भी समझकर आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है लोक सेवा की विशेषताएं। तो इनकी क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहली जो विशेषता है, तो ये जो सेवाएं होती है ना, इसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाती है, ठीक है ना। लोक सेवा के माध्यम से सरकार सार्वजनिक सेवाओं को और उसकी जो वितरण प्रणाली है उसको जनता तक आसानी से पहुंचाते हैं। इसके बाद होते ये सभी सेवाएं निःशुल्क होती है, यानी इन पर जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद ये सेवाएं न्याय संगत होते हैं। इसमें निष्पक्षता, समानता, गुणवत्ता, दक्षता और प्रासंगिकता ये सभी शामिल होते हैं। इसके बाद होता है कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। अब समय और धन दोनों की बचत कैसे होती है? क्योंकि ये सभी काम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ना। सरकार एक राज्य में बैठ के पूरे विश्व में अपनी सेवाएं चला सकते हैं अगर वो चाहे तो इससे धन की भी बचत होती है, क्योंकि बार बार जाके आपको वहाँ पर वो स्कीम दोबारा चालू नहीं करना पड़ेगा, बार बार जाकर आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप इसको ऑनलाइन कर दीजिए सभी के लिए और ये सभी तक पहुँच जाएगा। तो इससे धन की भी बचत होती है और समय की भी। अब है कि इसके रास्ते में अवरोध क्या क्या है, यानी प्रश्न नंबर 4 लोक सेवा क्षेत्र में क्या क्या अवरोध है। तो पहला जो अवरोध है, जो इसका अवरोध है वो यही है कि ये सेवाएं तो निःशुल्क है, लेकिन कई बार क्या होती है कि जनता के पास इतना ज्ञान नहीं होता और जब वो गाँवों में इन सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो उनसे कुछ न कुछ शुल्क वसूल लिया जाता है, यानी पैसे वसूल लिए जाते हैं।
आगे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसकी पहुंच समान रूप से संभव नहीं हो पाया। अब आपको पता होगा कि जो भी लोक सेवा के क्षेत्र में जितनी भी सरकार ने योजनाएं चलाया है उनमें से अधिकतर योजनाएं, मतलब मैं आपको बताता हूँ 99% योजनाएं ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब वो सभी योजनाओं में हर काम ऑनलाइन किया जाता है। जैसे अभी श्रम कार्ड बना था वो ऑनलाइन था, अभी ये क्या वो लेबर कार्ड बन रहा है वो ऑनलाइन है। तो ये जब इस जितनी भी सारी योजनाएं होती है ना वो सारे ऑनलाइन सरकार शुरू करती है। अब ऑनलाइन की जो पहुंच है ना वो शहरों तक तो संभव हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच समान रूप से संभव नहीं हो पाया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच तो है लेकिन सभी तक नहीं है, तो ये याद रखना। इसके बाद होता है कि बहुत बार ये योजनाएं विफल हो जाती है। यानी ये पेपरों पे तो सफल दिखती है लेकिन जब इसको हम समाज में उतारते हैं तो ये विफल हो जाती है ना। और सबसे बड़ी इस योजनाओं में जो अवरोध पाया जाता है वो है कि इनका लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाता है। यानी इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल जाता है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप हमारे देश में ये राशन कार्ड योजना है जिसको हम BPL योजना कहते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि गरीब वर्गों को उसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन मध्यम वर्गीय वर्ग और अमीर वर्ग आज भी गरीबों का जो हक का जो राशन है वो खा जाते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे ये योजनाओं में सबसे बड़ा अवरोध यही पाया जाता है। इसके अलावा नौकरशाही का जो व्यवहार होता है ना, यानी जब सरकार ये योजनाएं शुरू करती है और जिन लोगों के द्वारा ये योजनाओं का संचालन किया जाता है, चलाया जाता है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। अब जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि अगर आप राशन लेने के लिए जाओगे BPL योजना के तहत, तो जो राशन देने वाले लोग हैं ना वो आपसे सही से नहीं बोलेंगे, यानी तमीज़ में बात नहीं करेंगे। तो ऐसे जितनी भी योजनाएं ना सरकार की, वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो ये योजना चला रहे ना, संचालन कर रहे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार जनता उन योजनाओं से वंचित रह जाती है। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें।